पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस गवर्नर ने शियाओ को ये परमिशन दे दी होती है कि तुम जिस भी सेक्ट से जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी तुम वो सारी चीजें ले सकते हो ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सको। इसलिए सीकोंग ने शियाओ को इनर पैलेस के अंदर लाकर वहाँ के सबसे अच्छे वेपन दिखाए होते हैं, जिसमें से शियाओ ने एक हीवनली वेपन को सिलेक्ट किया होता है और वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी जिसे कोई जल्दी उठा भी नहीं पाता, लेकिन तब भी शियाओ उसे ही सेलेक्ट करता है। तब जैस्मिन उससे कहती है अगर तुम इस स्वॉर्ड को ठीक तरह से चलाना चाहते हो तो तुम्हें ग्रेट बुद्धा टेक्निक सीखनी होगी जिससे मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जिस पर शियाओ मान जाता है ताकि वो उस टेक्निक को सीख कर इस स्वॉर्ड को चलाने के लायक हो जाए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सीकोंग शियाओ को मैस्टिक टावर के पास लेकर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल टावर है इस पूरे के पूरे इनर पैलेस के अंदर। यहाँ पर जो भी अपनी कल्टीवेशन करने आता है उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि ये तो काफी कमाल की जगह है, ऐसी जगह तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। जिस पर सीकोंग कहता है यहाँ पर तो एक और अच्छी चीज है जिसे देख कर भी तुम हैरान रह जाओगे। जिसके बाद वो शियाओ को उस मैस्टिक टावर के अंदर लेकर आता है जहाँ पर वही लिस्ट लगी होती है जिसके अंदर इनर पैलेस के जितनी भी 100 डिसाइपल है उनका नाम लिखा हुआ है और उनके नाम को उनके लेवल के हिसाब से ही लिखा गया होता है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं जिनका नाम इसके ऊपर लिखा गया है। उसी के अंदर उसे एक 17 साल के लड़के के बारे में पता चलता है जो कि सिर्फ 17 साल का होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल फेस मैसेसिज्म के लेवल 2 पर पहुंच चुका है जो कि शियाओ के लेवल से काफी ज्यादा आगे है। तब सीकोंग बताता है इस दुनिया में उसके जितने पावरफुल लोग और जीनियस पावरफुल कल्टीवेटर बहुत ही कम है। उस लड़के का नाम फैन है जो कि स्काई बर्निंग सेक्ट से आता है और वो वहाँ के लीडर का सबसे छोटा बेटा है। उसके फादर उसे अपने सेक्ट में ही रखकर कल्टीवेशन करना सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे यहाँ पर भेज दिया क्योंकि जितना ही पावरफुल वो है उतना ही वो गुस्से वाला भी है। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बड़े भाई के साथ बहुत बुरी तरीके से हार गया था, इसलिए वो अपने सेक्ट छोड़कर भाग निकला। तब हमारे थर्ड प्रिंस ने उसे यहाँ पर इनवाइट किया जिसके बाद से वो यहाँ पर रह रहा है। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद से ही थर्ड प्रिंस की चांगफिन फैमिली के अंदर सारी चीजें इधर उधर होने लगी। सारे प्रिंस बस अपने राजगद्दी पाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं क्योंकि उनके किंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन खैर तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, जितना तुम्हें जानना था मैंने उतना तुम्हें बता दिया। और वैसे भी कल जो तुमने बखेड़ा खड़ा किया था उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, उस वजह से काफी सारी फैमिलीज को तुम्हारे पर शक होने लग गया है, इसलिए तुम्हें आगे से काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसी गलती मत करना ताकि तुम दूसरे लोगों के निशाने पर आ जाओ। जिसके बाद वो शियाओ को उस जगह पे भेज देता है जहाँ पर रहने के बाद कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है और वो जगह तो पूरी तरह से धुएं से भरी हुई थी। तब वहाँ पर जैस्मिन आती है जो शियाओ से कहती है ये जगह तो बिल्कुल कमाल की है, यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ज्यादा है, अगर तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारी कल्टीवेशन हो सकती है। इससे शियाओ वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तब जैस्मिन उससे कहती है ग्रेट बुद्धा टेक्निक को सीखना तुम्हारे फिजिकल बॉडी की पावर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि तुम्हारे मेंटल पावर और सोल पावर पे डिपेंड करता है। जितनी तुम्हारी मेंटल और सोल पावर होगी उतना ही फास्ट तुम उसे कल्टीवेट कर पाओगे। तब शियाओ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है जहाँ पर उसे एक ऑरा से बना हुआ आदमी दिखाई देता है जो शियाओ से कह रहा था क्या तुम सच में ग्रेट बुद्धा टेक्निक को सीखना चाहते हो, क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। जिस पर शियाओ हाँ में जवाब देता है और उससे कहता है मुझे पावर चाहिए ताकि मैं जिसे चाहूँ उसे प्रोटेक्ट कर सकूं और जिसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा दुनिया में किसी के अंदर ताकत ना हो कि वो उस चीज को हाथ लगा कर दिखा सके। तब वो ऑरा से बना आदमी उससे कहता है तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए तुम्हारी पास्ट लाइफ से शुरुआत करता हूँ। तब वो उसे वो चीज सिखाता है जब शियाओ 3 साल का था और जंगल में उसे किसी ने ऐसे ही छोड़कर चला गया था। तब उसके मास्टर ने उसे वहाँ पर उठाया था और उसके बाद से ही शियाओ के मास्टर ने उसे पाल कर बड़ा किया। तब वो आदमी शियाओ से कहता है इस चीज को देखकर तुमने क्या सीखा। उसके बाद वो उसे वो सीन भी दिखाता है जब शियाओ के सामने ही जिसे वो पसंद करता था उसने अपना दम तोड़ दिया था और ये चीज शियाओ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थी, जिस चीज को शियाओ ठीक तरह से बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वो ऑरा वाला आदमी शियाओ से कहता है इस चीज को देखकर तुमने क्या सीखा। उस टाइम तुम्हें लग रहा था कि वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा, लेकिन तब तुम्हें दोबारा से रिइंकार्नेशन मिला, लेकिन जिस बॉडी के अंदर तुम्हें रिइंकार्नेशन मिला था उसके ऊपर भी गलत इल्जाम लगा दिया गया और उसे सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपनी वाइफ को छोड़कर और सारी चीजों को छोड़कर जाना पड़ा। तो बताओ उस चीज से तुमने क्या सीखा था। वही सारी चीजों को याद करके शियाओ के सर में तो काफी ज्यादा दर्द हो गया होता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा भी बाहर निकल रहा था। तब वो ऑरा से बना आदमी शियाओ से कहता है इतनी सारी चीजों को दोबारा देखने के बाद और चाहे तुम्हें 100 बार भी क्यों ना वापस से जन्म मिल जाए, क्या तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। मुझे बस इसका जवाब चाहिए। जिसके बाद वो उसके सामने एक पोर्टल बना देता है और उससे कहता है अगर तुम एक बार इसके अंदर चले जाओ तो तुमने अब तक के जितनी भी चीजें महसूस की है और जितनी भी सारी गलत चीजें तुम्हारे साथ हुई है वो सब खत्म हो जाएगी और तुम्हारे एक नए जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन शियाओ जैसे अपना एक कदम आगे बढ़ाता है वो वहीं
वहीं पर रुक जाता है, जहाँ उस पोर्टल के अंदर तो उसके सारे जाने पहचानने वाले लोग थे, लेकिन शियाओ उन सभी को वहाँ पे मना करते हुए पोर्टल के अंदर जाता ही नहीं है और वहीं पे बैठकर दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो सौरा से बने हुए आदमी से कहता है जो भी इंसान पैदा होता है वो अपनी किस्मत के साथ पैदा होता है, चाहे वो एक बार जन्म ले या 1000 बार, उसके साथ जो होना लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और मैं इतनी आसानी से ये सारी चीजों को नहीं भुला सकता, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिन चीजों ने मुझे ऐसा बनाया और मुझे पावरफुल बनाने की भूख पैदा कर दी। अगर ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होती तो मैं हमेशा से एक बस नॉर्मल सा डॉक्टर ही रहता, कभी भी इतना पावरफुल कल्टीवेटर बनने के सपने को नहीं देख पाता। तब ये सुनकर वो औरत से बना हुआ आदमी शियाओ से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे इस जवाब से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ और आज से मैं तुम्हारे ग्रेट बुढ़ा टेक्निक की शुरुआत कर देता हूँ। इस टेक्निक को तुम सीख लो, उसके बाद दुनिया में जिस चीज का भी तुम इस्तेमाल करना चाहोगे उस चीज का तुम इस्तेमाल कर पाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। तब ऐसे शियाओ कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन निकल जाते हैं। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि अरे इतनी जल्दी 3 दिन पास हो गए, लेकिन तभी उसे दोबारा से सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसमें जैस्मिन कहती है ये टेक्निक तुम्हारी मेंटल और सोल पावर पे डिपेंड करती है, तुम्हारी मेंटल और सोल पावर अभी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और जब तक वो वापस से रिकवर नहीं होती तब तक तुम ग्रेट बुढ़ा टेक्निक को दोबारा से नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास इविल बर्निंग क्रिस्टल आ जाए जो कि हेवन फेस मैसेजम का है तो उसका इस्तेमाल करते हुए तुम दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान था। वो उससे कहता है अब तो मैं कैसे भी करके इस बर्निंग क्रिस्टल को तो लेकर ही रहूंगा ताकि मैं ग्रेट बुद्धा टेक्निक पूरी कर सकूं। वहीं सीकोंग शियाओ के मास्टर के पास आकर कहता है 3 दिन हो चुके हैं लेकिन शियाओ अभी तक के उसके अंदर से वापस निकल कर नहीं आया। ये सुनकर तो उसके मास्टर भी हैरान थे कि कहीं वहाँ पर शियाओ के साथ कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि उसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और ऐसा ही रहा तो उसे पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं शियाओ उसकी मेंटल और सोल पावर कम होने के बावजूद भी दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस वजह से वो कल्टीवेशन उसके ऊपर धीरे धीरे बैकफायर करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे वो पूरी तरह से उसके ऊपर बैकफायर करती, फिनिक्स बर्ड की जो उसके पास पावर होती है वो उस ग्रेट बुद्धा टेक्निक के ऑरा को कंट्रोल करना शुरू कर देती है ताकि शियाओ की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वहाँ पर जैस्मिन आके उससे कहती है बेवकूफ इंसान, आखिर तुमने ये क्या किया? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हारी मेंटल और सोल पावर अभी कम हो चुकी है, तो तुम जबरदस्ती कल्टीवेशन करने क्यों लग गए? वो तो अच्छा हुआ कि फिनिक्स बर्ड की तुम्हारे पास पावर थी, वरना तो अभी तुम मारे गए होते। लेकिन जबरदस्ती कल्टीवेशन करने की वजह से तुम्हारा एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका है और जहाँ तुम एंट्री फेस मैसेजम पे थे पर अब तुम ट्रू फेस मैसेजम के अंदर एंटर कर चुके हो, जहाँ पर तुम्हारे पास ग्रेट बुद्धा टेक्निक भी साथ में है। जिसके बाद वो उसे एक चाकू देती है और उसकी मदद से शियाओ को अपना हाथ काटने कहती है और जैसे शियाओ अपना हाथ काटता है उसका हाथ तो कटता ही नहीं है, बिल्कुल वो पत्थर जैसा हो गया था। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान रहता है कि आखिर ये मेरी बॉडी को हो क्या गया, मेरी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, मुझे तो किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा। तो जैस्मिन कहती है ग्रेट बुद्धा टेक्निक को तुम पूरी तरह से एक बार सीख जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद शियाओ उस मैस्टिक टावर से निकलकर बर्निंग क्रिस्टल को लाने के लिए जा रहा होता है। तब उसके पास युआनबा आता है जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तब शियाओ को युआनबा की बॉडी के ऊपर थोड़े चोट के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और उससे कहता है बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। इसलिए युआनबा शियाओ को उस घर में लेकर आता है जहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने युआनबा की ऐसी हालत की थी। इसलिए शियाओ उस घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें काफी मारता है। वो सभी जब शियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उनका अटैक तो उसके ऊपर लगता ही नहीं। ये देखकर वो सभी हैरान थे कि आखिर ये शियाओ इंसान है या फिर कोई पत्थर, इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तब उन सभी का लीडर शियाओ से कहता है मुझे मत मारना, तुम जानते भी हो मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के मालिक का बेटा हूँ और उनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है और वही अपनी सारी चीजें इस पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी के अंदर सप्लाई करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें वो नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है मैं तो इसी चीज को सोच रहा था कि मुझे बर्निंग क्रिस्टल कहाँ से मिलेगा, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि वो बर्निंग क्रिस्टल मुझे इस चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर से मिल जाएगा। इसलिए वो वहाँ पर उस लीडर का बैच लेते हुए दोबारा से उन सभी को मारना शुरू कर देता है और उन सभी को मारकर उस कमरे के बाहर निकल कर आता है। ये देखकर तो युआनबा भी हैरान था कि आखिर शियाओ ने कितनी आसानी से सभी को मार गिराया। इसके बाद शियाओ युआनबा से कहता है तुम्हारे अंदर पावर तो है, तुम अपने आप को देखो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बस ये है तुम्हारे अंदर कमी कि तुम सारी चीजों से डरते हो। अगर तुम अपने अंदर से डर निकाल दो तो तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। जिसमें युआनबा भी कहता है मैं आगे से कोशिश करूंगा ताकि अपने डर पर काबू पा सकूं। तब शियाओ जैस्मिन से कहता है तुमने तो कहा था कि युआनबा के अंदर एम्पेरर वेन है, तो जब उसके अंदर एम्पेरर वेन है तब भी ये युआनबा इतना ज्यादा कमजोर कैसे है? जिसपे जैस्मिन कहती है एम्पेरर वेन किसी इंसान के अंदर होना वो बहुत खास बात है। उस इंसान के पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो सारी चीजों का रूलर बन सकता है और वो किसी भी चीज को संभालने के लायक हो
जाएगा। लेकिन युआन बांग के अंदर यही कमी है कि वो हर चीज से डरता है। अगर वो हिम्मत करता तो उसके जितना पावरफुल इस पूरे के पूरे सेक्टर में कोई नहीं होता। लेकिन उसके डर की वजह से जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में अपना एंट्री फेस मैसेजम भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर आ जाता है ताकि वो वहाँ से बर्निंग क्रिस्टल ले सके। ये देखकर तो दुकान वाला भी हैरान था कि आखिर शियाओ को कैसे पता चला कि यहाँ पे बर्निंग क्रिस्टल मिलता है। लेकिन वो दुकान वाला थोड़ा झिझक रहा होता है शियाओ को बर्निंग क्रिस्टल देने के लिए। वो उससे कहता है ये क्रिस्टल सिर्फ यहाँ के मेंबर के लिए ही है। तब शियाओ उसके सामने काफी सारे पैसे रखते हुए कहता है जितने चाहिए उतना मुंह खोलो, मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर दुकान वाला शियाओ को बर्निंग क्रिस्टल दे देता है, जिसे लेकर जब शियाओ वहाँ से जा रहा होता है तब उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसे हमने पिछले एपिसोड के आखिरी में देखा था। जैसे उसे शियाओ देखता है वो उसे देखते ही रह जाता है। तब जैस्मिन उससे कहती है अरे ठरकी, तुम्हारी औकात से बाहर है वो, तुम जानते भी हो कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है। वो हीवन फेस मैसेजम के लेवल 10 पर है और थोड़ी देर बाद वो अपना किंग फेस मैसेजम भी ब्रेक थ्रू कर जाएगी। वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो हैं उनकी लिस्ट में वो शामिल है, इसलिए तुम उसके सपने देखना तो छोड़ ही दो। तब शियाओ से कहता है देखते रहना, मैं ऐसा जादू चलाऊंगा कि वो खुद भागते हुए मेरे पास आ जाएगी। और जैसे वो एक कदम आगे बढ़ता है वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है वाह रे मेरी किस्मत, ये तो सच में यहाँ पर आ गई। तब वो लड़की शियाओ से कहती है तुम्हारे पास जो बर्निंग क्रिस्टल है वो मुझे दे दो, उसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत है, तुम जो कीमत मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शियाओ से कहता है तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है, लेकिन जिस चीज के लिए तुम इस बर्निंग क्रिस्टल को लेना चाहती हो उसके अंदर वो फायदा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल चुका है और तुमने इस बर्निंग क्रिस्टल को लेने में काफी ज्यादा देरी कर दी। अगर पहले ही ले लिया होता तो हो सकता है कि ये बर्निंग क्रिस्टल तुम्हारे अंदर थोड़ा असर भी कर जाता। ये सुनकर तो वो लड़की भी हक्का बक्का रह जाती है कि आखिर इस शियाओ को पता कैसे चला कि मेरे अंदर पॉइजन फैला हुआ है। तब शियाओ से कहता है तुमने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉइजनस मैस्टिक बीस्ट के साथ फाइट की है, वो भी कुछ दिनों पहले, और उसने मरने से पहले अपना सारा का सारा पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिस वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी पॉइजनस हो चुकी है। तब वो लड़की उससे कहती है तुम ये सब कैसे जानते हो, मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर शियाओ से कहता है मेरे बारे में जानकर क्या करोगी, तुम बस मुझे एक सबसे ज्यादा महान और पावरफुल डॉक्टर समझ सकती हो जिसके पास हर एक चीज का इलाज है। तब वो लड़की उससे कहती है ज्यादा बकवास बातें यहाँ पर मत करो, बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वो क्रिस्टल दोगे या फिर नहीं। लेकिन शियाओ से मना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब जैस्मिन उससे कहती है क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो, तुम और नहीं बात करोगे उस लड़की से। तब शियाओ उससे कहता है अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, मैंने उसके ऊपर जादू चला दिया है, मेरे घर जाने से पहले वो मेरे घर पर ही बैठी होगी। और जैसे शियाओ अपने घर पर आता है उससे पहले ही वहाँ पर वो लड़की आकर बैठी होती है। ये देखकर जैस्मिन भी हैरान थी, ये तो सच में एक नंबर का टॉप लेवल वाला ठरकी निकला, जैसा ही कहता है वैसा ही हुआ। तब वो लड़की शियाओ से कहती है क्या तुम मेरे अंदर वाला पॉइजन निकाल सकते हो, अगर तुमने उसे निकाल दिया तो तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तब शियाओ से कहता है क्या कहा तुमने, जो मांगूंगा वो दोगी, तो ठीक है, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुमने उन्हें पूरा कर दिया तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारा पॉइजन निकाल दूंगा। और मेरी पहली शर्त ये है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। तब ये सुनकर शियाओ से कहता है अगर तुम अपना नाम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं ही तुम्हारा कोई नाम रख देता हूँ और आज से मैं तुम्हें लिटिल फेरी कह के बुलाऊंगा। और अब मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारे चेहरे पे जो लगा हुआ कपड़ा है उसे हटा दो, मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। तब वो लड़की उससे कहती है मैं ये कभी नहीं कर सकती, बस तुम मेरे अंदर से पॉइजन निकालो, तुम अपना नाम लो, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तब ये सुनकर शियाओ खुद से कहता है अरे यार ये तो कोई बात मानने पे तैयार नहीं है, तो ठीक है मैं अपनी दूसरी शर्त बदल देता हूँ, अब से मेरी दूसरी शर्त ये है कि 2 महीने बाद तुम्हें मुझे सीक्रेट तरह से थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि 2 महीने बाद मुझे कुछ खास काम है जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तब उसकी इस शर्त पर लिटिल फेरी मान जाती है। तब शियाओ उसका अपने आखिरी शर्त बताता है, लेकिन उसे बताने से पहले उससे वो ये कहता है कि अरे मैं तो अपनी आखिरी शर्त भूल ही गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी आखिरी शर्त बाद में मना लूंगा और जब मुझे कोई अच्छी चीज समझ में आएगी तब मैं तुमसे वो करने कह दूंगा। तब वो उससे लिटिल फेरी का हाथ मांगता है ताकि उसके अंदर से उसका पॉइजन निकाल सके, लेकिन पहले तो लिटिल फेरी अपना हाथ देने के लिए मना कर देती है और शियाओ के काफी ज्यादा मनाने पर वो उससे अपना हाथ देने के लिए मान जाती है। और जब शियाओ उसके हाथ को छूता है तो उसके हाथ को छूने से पहले ही उसके ऑरा से उसे समझ में आने लगता है कि आखिर लिटिल फेरी ने कितने भयंकर बीस्ट के साथ फाइट की है। वो तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जिस चीज को देखने के बाद शियाओ उस लिटिल फेरी से कहता है वो बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अपने मरने से पहले अपनी पॉइजनस स्पिरिट को तुम्हारे अंदर डाल दिया है, जिसे निकालना इतना आसान काम नहीं है, वो तुम्हारी मैस्टिक पावर को खाते हुए और ज्यादा पावरफुल बनते जाएगा। तब लिटिल फेरी उससे कहती है बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरे अंदर से पॉइजन निकाल सकते हो या फिर नहीं, बस मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। ये सुनकर शियाओ अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर लिटिल फेरी भी हैरान थी कि इसके पास तो फिनिक्स बर्ड की पावर है। इसके बाद शियाओ
फिनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी के अंदर पॉइजन निकालने की कोशिश करने लगता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।